नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भौम जल के वाणिज्यिक दोहन के लिए कठोर नियम निर्धारित किए हैं। भौम जल के उपयोग के संबंध में अपने एक निर्णय में एनजीटी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं। भौम जल निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव के बिना विशेष रूप से किसी भी वाणिज्यिक संस्था को भौम जल दोहन के लिए कोई सामान्य अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भौम जल निकासी की अनुमति निर्दिष्ट समय और जल की निश्चित मात्रा के लिए होनी चाहिए, न कि स्थायी तौर पर। प्रदत्त मंजूरियों की स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। भौम जल के निष्कर्षण के लिए प्रदत्त मंजूरी के तहत जिन शर्तों का निर्धारण किया गया है, उनका अनुपालन करते हुए भौम जल स्तर का ऑडिट और उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इस प्रकार के ऑडिट को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए। इससे पहले एनजीटी ने निर्देश दिया था कि सभी अति दोहन वाले, गंभीर और अर्धगंभीर भौम जल निष्कर्षण क्षेत्रों की अनिवार्यतः मैपिंग की जानी चाहिए। आइए अब भारत में भौम जल की स्थिति के बारे में जानते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष निष्कर्षित किए जाने वाले कुल भौम जल में भारत का हिस्सा 25% है। वर्तमान में वाटर एड द्वारा जारी किए गए जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। भारत के 54% भौम जल कुओं के जल स्तर में कमी आई है और देश के 21 प्रमुख शहरों में वर्ष 2020 तक भौम जल समाप्त होने की आशंका है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड देश में भौम जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन का विनियमन तथा संचालन करता है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए सिटी गैस वितरण को संचालित करने का विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के विपणन के लिए परिवहन प्रशुल्क के आधार पर तृतीय पक्ष की कंपनियों को अपनी अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करनी होगी। वर्तमान में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड आदि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जिन्हें अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में गैस वितरण अवसंरचना के निर्धारण, परिचालन और विस्तारण तथा साथ ही साथ सीएनजी और पीएनजी दोनों गैसों के विपणन का अनन्य अधिकार प्राप्त है। प्रशुल्क का निर्धारण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु विनियमन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ही करेगा। विपणन संबंधी विशेषाधिकारों की समाप्ति से सीएनजी वितरण में प्रतिस्पर्धा आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा और कीमतों में भी कमी आएगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लाभप्रदता उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित होगी यदि उनका बाजार हिस्सा प्रतियोगियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ये गैस वितरण अवसंरचना के विस्तार में अतिरिक्त निवेश करने की उनकी क्षमता को भी कम कर सकता है। सिटी गैस नेटवर्क दरअसल एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और सीएनजी स्टेशनों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइनों का एक परस्पर संबद्ध नेटवर्क है। अगली खबर चीनी उद्योग से संबंधित है। जल, भोजन और ऊर्जा संसाधनों पर चीनी उद्योग का प्रभाव। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत के चीनी उद्योग का एक व्यापक विश्लेषण किया है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। भारत में गन्ने की खेती का विस्तार उन नीतियों के कारण हुआ है जो उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं। इनमें शामिल हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, गन्ने की बिक्री की गारंटी और चीनी का सार्वजनिक वितरण। गन्ने की खेती में भूमि और जल संसाधनों का ज्यादा उपयोग होता है। इसकी वजह से उन खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक संसाधन सीमित हो जाते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इससे जल की उपलब्धता और पोषण सुरक्षा के समक्ष खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि महाराष्ट्र के कुल फसली क्षेत्र के केवल 4% भाग पर ही गन्ने की कृषि की जाती है, परंतु इसमें वर्ष 2011-12 में राज्य के 61% सिंचाई जल का उपयोग हुआ था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति शीरे की बजाय प्रत्यक्ष गन्ने के रस से इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। इससे भारत के जल एवं ऊर्जा संसाधनों को अधिक संधारणीय बनाया जा सकता है। इससे पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के लिए भूमि और सिंचाई के जल को उपलब्ध करा पाना संभव होगा।
इससे ब्लेंडिंग रेट को वर्तमान के लगभग 6% से बढ़ाकर 2030 तक 20% करने में सहायता प्राप्त होगी। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ये क्षेत्र अत्यधिक विनियमित और भारत में वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगली खबर वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। सरकार मोरेटोरियम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद पुनर्पूंजीकरण योजना पर कार्य करेगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी मियादी ऋणों के भुगतान पर 1 मार्च से 31 मई तक के लिए यानी 3 माह के लिए मोरेटोरियम यानी अधिस्थगन की सुविधा प्रदान की थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। अधिस्थगन के अंतर्गत शामिल कुल ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 62% है। बैंक पुनर्पूंजीकरण का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अधिक पूंजी आधार प्रदान करने से, ताकि वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूर्ण कर सकें और अपने तुलन पत्रों यानी बैलेंस शीट में सुधार कर सकें। इससे पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग में वृद्धि करके उन्हें पूंजी प्रदान की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018 से पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड्स के माध्यम से इनका पुनर्वित्तीयन किया जा रहा है। पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड्स की बिक्री से अर्जित धन सरकारी बैंकों में सरकारी इक्विटी फंडिंग के रूप में डाला जाता है। इसे राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये भी संभावना व्यक्त की गई है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के मुद्दे का अध्ययन कर सकते हैं। लेखा परीक्षक ये निगरानी करेंगे कि क्या इन बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के भाग के रूप में प्रदान किए गए धन का सही उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले सीएजी बैंकों से संबंधित अपने क्षेत्राधिकारों के बारे में अनिश्चित था, क्योंकि बैंक आरबीआई के दायरे में आते हैं। अब इसके द्वारा ये वर्णित किया जा रहा है कि ये वित्त मंत्रालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा करते समय इस प्रकार की जांच कर सकता है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मोबाइल और उसके घटकों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के लिए अब तक कुल 22 कंपनियों ने पंजीकरण करवाया है। इनमें सैमसंग, राइजिंग स्टार जैसी वैश्विक कंपनियां भी शामिल हैं। कई राज्य सरकारें, जिनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि शामिल हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से भी अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन लैंड रिबेट अर्थात मूल्यों में रियायत, पूंजीगत और विद्युत सब्सिडी, मूल्यवर्धित कर और स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि। उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना यानी PLI के बारे में, इस योजना के अंतर्गत मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को उनकी बिक्री पर 4 से 6% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का एक भाग है। इसे एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और इन कंपनियों को सचिवालयी और प्रबंधकीय कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत पात्रता किनकी होगी? वे सभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां जो भारतीय हैं या जिनकी भारत में एक पंजीकृत इकाई है, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। इसकी अवधि 5 वर्ष है। इस योजना के कई लाभ होंगे, जैसे इससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में व्यापक विदेशी निवेश आकर्षित होगा। भारत में अपनी इकाइयों और उपस्थिति का विस्तार करने के लिए घरेलू मोबाइल फोन विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। CERC ने देश में तीसरे पावर एक्सचेंज के लिए अनुमति प्रदान की। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए BSC, PTC लिमिटेड और ICICI बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी प्राण ऊर्जा सॉल्यूशंस लिमिटेड के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में भारत में 2 पावर एक्सचेंज हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पावर एक्सचेंज कई तरह के अनुबंधों जैसे डे अहेड, टर्म अहेड, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और हाल ही में शुरू किए गए रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के माध्यम से विद्युत के ओवर द काउंटर क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करते हैं।
वित्त आयोग द्वारा गठित एक पैनल द्वारा भारतीय खाद्य निगम की चावल खरीद रणनीति में परिवर्तन का सुझाव। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित एक पैनल ने सुझाव दिया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद रणनीतियों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके निर्यातकों को अधिशेष चावल का एक उच्चतर समुच्चय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घरेलू बाजार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। इसमें वार्षिक रूप से लगभग 40 मिलियन टन चावल की खरीद होती है। भैंस के मांस और कपास के साथ चावल भारत के सबसे बड़े कृषि निर्यातों में से एक है। ये $7.3 बिलियन के व्यापार के अधिशेष के साथ भारत की इकलौती सबसे बड़ी जिंस है। वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रहने वाले या क्वारंटाइन में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करें। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों में शामिल हैं सभी पात्र व्यक्तियों को नियमित रूप से पेंशन दी जानी चाहिए, उन्हें आवश्यक दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, वृद्धजनों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सहकार कॉबट्यूब एनसीडीसी चैनल, इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने शुरू किया है। ये किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल है। एनसीडीसी कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के प्रति समर्पित एक शीर्ष वित्तीय और विकासात्मक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ये कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की उटाई और कटाई, चीनी और अधिसूचित सेवाओं जैसे आतिथ्य, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पतालों, स्वास्थ्य कोर आदि से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का जैव ईंधन में परिवर्तन। एक नए अध्ययन के अनुसार प्रयोग की जाने वाली पीपीई के प्लास्टिक को इसकी पॉलीप्रोपाइलीन यानी मजबूत प्लास्टिक अवस्था से जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा रहा है। ये ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस का उपयोग करने वाले मानक जीवाश्म ईंधन के समतुल्य है। ताप अपघटन उच्च तापमान पर प्लास्टिक को विघटित करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 1 घंटे के लिए 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान आवश्यक होता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्तर पर निपटान किए जा रहे और त्याग दिए गए पीपीई की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों को संघीय नौकरियां पाने से प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में जारी किया गया कार्यकारी अधिदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर संघीय एजेंसियों को विदेशी कामगारों, विशेष रूप से H-1B वीजा धारकों को नियोजित करने के लिए अनुबंधित या उप अनुबंधित करने से प्रतिबंधित करता है। भारतीय आईटी पेशेवरों के मध्य सर्वाधिक लोकप्रिय H-1B वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है। ये अमेरिकी कंपनियों जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, उन्हें विदेशी कामगारों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र का पॉलिसी ब्रीफ। इस पॉलिसी ब्रीफ के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक गिरावट से आगामी वर्ष में लगभग 24 मिलियन बच्चों के स्कूल नहीं लौटने की आशंका है। शैक्षिक वित्त पोषण अंतराल के भी 1/3 तक बढ़ने की संभावना है। शिक्षा प्रणाली में बाधा आने से विश्व भर में 1.6 अरब से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। बेरूत। हाल ही में बेरूत बंदरगाह पर हुए बड़े विस्फोट में 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 4000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। बेरूत लेबनान की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर है। ये लेबनान पर्वत के गिरिपद में भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।